हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेक बोर्ड क्लास 12th का हाफ ईयरली एग्जाम यानी ये जो SA1 का एग्जाम हुआ है उसमें क्लास 12th का अकाउंटेंसी का हम आपको आंसर की बताने वाले हैं कि आखिरकार आंसर ये जो क्लास 12th का जो अकाउंटेंसी का हाफ ईयरली का एग्जाम हुआ है उसमें किस टाइप के क्वेश्चन को पूछा है। तो जिन जिन स्टूडेंट का हाफ ईयरली का एग्जाम हो चुका उसको तो मैच करना ही करना है, साथ ही साथ वैसे स्टूडेंट जो क्लास 12th में है और जिनका एग्जाम नहीं हुआ है, जिनका अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है, वो भी एक बार इसको अच्छे से जरूर देख लेना ताकि आप लोगों को पता चले कि आप लोगों का आखिरकार एग्जाम में किस टाइप का आप लोगों को जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलो आओ स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो अकाउंटेंसी लिखा हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पे ब्लर दिख रहा है, थोड़ा सा मैनेज कर लेना, हम पढ़ के सुना दे रहे हैं। देखो बोल रहा है इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर शेल। अगर बोल रहा है कि पार्टनरशिप डीड कभी अब्सेंट होता है तो इससे पार्टनर्स को क्या मिलेगा, हम एकदम नॉर्मल भाषा में समझा दे रहे हैं। अगर कभी भी साझेदारी संलग्न का अभाव होता है यानी कि एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है जहां पार्टनर्स लोग जो है वो आपस में, पार्टनरशिप फॉर्म है, पार्टनर लोग आपस में रिटर्न एग्रीमेंट कोई नहीं बनाया था, तो उस कंडीशन पे दो चीज होगा। जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं रहेगा तब सबसे पहला उस कंडीशन पे जो भी हम लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन सभी पार्टनर्स के बीच इक्वली कर देंगे, पहला। और दूसरा इंटरेस्ट ऑन लोन, दूसरा चीज हम लोगों का होगा इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन हम लोगों का एट द रेट ऑफ 6% पर एनम के हिसाब से देना है। इसके अलावे बाकी पार्टनर्स को कुछ नहीं मिलेगा, ना तो किसी पार्टनर को सैलरी मिलेगा, ना तो कमीशन मिलेगा, ना रेमुरेशन मिलेगा, ना ही तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ना ही उन लोगों को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज किया जाएगा। बस दो चीज होगा, प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल बांट दिया जाएगा पार्टनर के बीच, और दूसरा इंटरेस्ट ऑन लोन या जिसको हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन बोलते हैं वो 6% पर एनम के हिसाब से मिलेगा। तो यहां वही बोल रहा है कि जब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो ऑप्शन बी पे बोल रहा है बी पेड सैलरी। क्या सैलरी दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा। नोट बी पेड सैलरी, हाँ सर जी सैलरी नहीं दिया जाएगा। ऑप्शन बी पेड सैलरी टू दोज हु वर्क फॉर द फार्म। क्या सैलरी उसे दिया जाएगा जो फार्म के लिए काम करेगा? नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी बी, जिसका नाम है नोट बी पेड सैलरी। सैलरी नहीं दिया जाएगा। इस चीज को अच्छे से आप लोग याद रखोगे। ठीक है, चलो आगे देखो, हिंदी में वही चीज बोल रहा है हम लोगों को। बोला गया है साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारी को वेतन नहीं दिया जाएगा। क्या नहीं दिया जाएगा? वेतन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोगों को बोल रहा है विच अकाउंट्स आर ओपनड व्हेन द पार्टनर्स ऑफ व्हेन द कैपिटल ऑफ पार्टनर्स फिक्स्ड। यानी जब पार्टनर्स का कैपिटल फिक्स्ड होगा तो कौन सा अकाउंट खोला जाता है। अच्छा से समझना, बेसिकली दो तरीके का अकाउंट ओपन किया जाता है पार्टनरशिप फॉर्म में। सबसे पहला बोला जाता है जब पार्टनर्स का कैपिटल फिक्स्ड रहेगा। क्या रहेगा? फिक्स्ड। और दूसरा जब पार्टनर्स का कैपिटल आपका फ्लक्चुएटिंग रहेगा। क्या रहेगा? फ्लक्चुएटिंग। याद रखना, जब भी कैपिटल फिक्स रहेगा तो उस कंडीशन पे दो अकाउंट खुलेगा हम लोगों का। एक हम लोगों का खुलेगा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और दूसरा खुलेगा हम लोगों का करेंट अकाउंट। ठीक है, एक खुलेगा कैपिटल अकाउंट, एक खुलेगा करेंट अकाउंट। और दूसरा, जब भी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगा तो हमेशा सिर्फ एक अकाउंट खुला जाता है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चा लोग, हिंदी वाले सुन लो, जब भी खाता खोलने का बात आएगा, अगर अस्थाई पूंजी है तो उसमें दो खाता खोलेगा, एक पूंजी खाता एक चालू खाता। और जब परिवर्तनशील विधि होगा यानी फ्लक्चुएटिंग मेथड होगा तो एक अकाउंट खुलेगा सिर्फ कैपिटल अकाउंट। तो यहां हम लोगों को बोल रहा है कैपिटल क्या है? फिक्स्ड है। तो जब हम लोगों का कैपिटल फिक्स्ड है तो दो अकाउंट खुलेगा, एक खुलेगा कैपिटल अकाउंट और एक क्या खुलेगा? करेंट अकाउंट। और ये क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग हर साल के एग्जाम में ये क्वेश्चन आप लोगों का बन के आता है। ठीक है, अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लेना और नोट डाउन कर लेना। और हम अकाउंटेंसी कब से स्टार्ट करेंगे? तो अकाउंटेंसी हम मंडे से स्टार्ट करेंगे। आज हम लोगों का 5 तारीख है ना, 7 तारीख से अकाउंटेंसी का वीडियो पर डे रात को 7 बजे अपलोड हो जाएगा। लाइव तो हम नहीं पढ़ा पाएंगे, हम चैप्टर बाय चैप्टर उन चैप्टर्स को पहले पढ़ाएंगे अकाउंटेंसी का जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा नंबर का क्वेश्चन, सबसे ज्यादा नंबर का चैप्टर होगा और सबसे इजी होगा, उस चैप्टर को पहले टारगेट करेंगे ताकि एक महीने के अंदर हम लोग 50-60 नंबर का सिलेबस खत्म कर दे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, हिंदी में वही चीज बोला गया है, पूंजी साझेदारों के पूंजी अस्थायी होने पर कौन से खाते खोले जाते हैं? तो पूंजी और चालू खाता खोले जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज और आर रिकॉर्डेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ द फर्म। जब हम लोग पार्टनर्स का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इस तरीके से बनाते हैं तो किसको किसको दिखाते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को बिल्कुल इधर डेबिट साइड में हम लोग दिखाते हैं, इधर में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से।
इसके बाद सैलरी, बिल्कुल पार्टनर्स को जो सैलरी मिलता है उसको भी दिखाते हैं टू सैलरी के नाम से यहाँ। इसके बाद ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, बिल्कुल यहाँ नीचे दिखाते हैं हम लोग ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो भाई तीनों को तो दिखा रहे हैं, तो राइट आंसर होगा इसका ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी। ठीक है, और हम तो आप लोगों को यही सजेस्ट करेंगे कि जो भी स्टूडेंट हो ना, अकाउंटेंसी का क्वेश्चन को हिंदी इंग्लिश में ही पढ़ के बनाना, ताकि वो जल्दी समझ में आएगा। पूंजी पर ब्याज, साझेदारों का वेतन और संचय में हस्तांतरण दोनों को दिखाया जाता है। ठीक है, अभी हम समझा दिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहा है हम लोगों का द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग इज डेबिटेड टू, पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को किस खाते में डेबिट किया जाता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिखा जाता है। अगर हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सपोज कर लो इस तरीके से बनाए, सपोज दो ही पार्टनर था ए और बी, और ए और बी का कैपिटल अकाउंट हम लोग इस तरीके से बनाए, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को जो है वो डेबिट में दिखाया जाता है। टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को हम लोग यहाँ डेबिट में दिखाते हैं। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को डेबिट साइड दिखाया जाता है, यहां डेबिट साइड दिखाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेम यही क्वेश्चन है, ठीक है ना। आगे लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स आर, एक पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स का जो लाइबिलिटी होता है वो अनलिमिटेड होता है। एक साझेदारी फॉर्म में साझेदारों का जो दायित्व होता है वो असीमित होता है। क्या होता है? असीमित होता है। देखो यहाँ देखो हिंदी में भी बोला है साझेदारों का दायित्व क्या होता है? साझेदारों का दायित्व असीमित होता है। लेकिन अगर आपको लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बोलेगा एलएलपी, तो याद रखना उस समय साझेदारों का दायित्व सीमित होता है। लेकिन ये नॉर्मल साझेदारी बोल रहा है ना, तो असीमित होता है। आगे हो रहा है पार्टनरशिप प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज, एक पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी कि साझेदारी अनुबंध का बनाना क्या होता है? साझेदारी अनुबंध का बनाना क्या होता है? अच्छा से समझना, अगर आपको बोला जाएगा एक पार्टनरशिप फॉर्म में एग्रीमेंट का होना अगर बोला जाएगा पार्टनरशिप एग्रीमेंट का होना, तो याद रखना होना कंपलसरी होता है। होना क्या होता है? कंपलसरी, यानी पार्टनरशिप एग्रीमेंट चाहिए ही चाहिए। फिर चाहे पार्टनरशिप एग्रीमेंट ओरल यानी कि मौखिक में हो या तो फिर पार्टनरशिप एग्रीमेंट हम लोगों का रिटेन का मतलब होता है हम लोगों का लिखित, किसी में भी हो लेकिन चाहिए। ठीक है, लेकिन ये बोल रहा है अगर होना बोलेगा तो कंपलसरी, लेकिन ये क्या बोल रहा है? साझेदारी अनुबंध बनाना। तो देखो भाई, साझेदारी अनुबंध बनाना है या नहीं बनाना है, ये साझेदारों पे निर्भर करता है, उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। साझेदारों की इच्छा पर निर्भर करता है, वो जानते हैं कि बनाना है या नहीं बनाना है। तो वही साझेदारी अनुबंध का बनाना ऐच्छिक है। क्या है? ऐच्छिक है, वॉलेंटरी है, वो पार्टनर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि बनाना है या नहीं बनाना है। लेकिन अगर बोलेगा पार्टनरशिप एग्रीमेंट का होना, तो होना भाई साहब कंपलसरी होगा। आया मेरा बात समझ में? ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। चलो स्क्रीनशॉट ले लो अगर नहीं समझे तो। ठीक है, हो गया। चलो आगे नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 7 में। देखो 7 पे बोल रहा है द पॉपुलर मेथड या मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल आर। हम आपको गुडविल का चैप्टर पढ़ाए थे ना। गुडविल कैलकुलेट करने का एवरेज मेथड भी होता है, एवरेज प्रॉफिट मेथड भी होता है, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन, और ये तीनों ही पॉपुलर मेथड है। ऐसा नहीं कि कोई एक मेथड सबसे ज्यादा पॉपुलर है, तीनों ही मेथड पॉपुलर है, तीनों ही मेथड का यूज किया जाता है। आगे ख्याति के मूल्यांकन की प्रचलित विधियां, ये तो पढ़ लिए। कौन विधि है भाई? सॉरी, सभी, इनमें से सभी इसका पॉपुलर विधि होता है। आगे गुडविल इज एन या एन, गुडविल क्या होता है? तो गुडविल एक इंटेंजिबल फिक्स एसेट होता है। ख्याति क्या है? ख्याति एक अमूर्त संपत्ति होता है। क्या होता है? अमूर्त संपत्ति, जिसको देखा या छुआ नहीं जा सकता है, लेकिन उसका एक मौद्रिक मूल्य होता है। गुडविल हैज एन मॉनेटरी वैल्यू। आगे आते हैं क्वेश्चन पे। बोल रहा है द एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, द एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल। तो बताओ ना, एक फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये फॉर्मूला पूछ रहा है, किसका फॉर्मूला होता है? तो भाई सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है। सामान्य लाभ पर औसत लाभ का अधिक क्या कहलाता है? अधिलाभ कहलाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 10 पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। बोला गया है फॉर द लास्ट 3 ईयर्स वेयर रुपीज प्रॉफिट है पिछले 3 सालों का। पहला साल का प्रॉफिट 6,000, दूसरा साल का प्रॉफिट 13,000 और तीसरा साल का प्रॉफिट है 8,000 रुपया। गुडविल और ईयर दिया है, गुडविल एट द ईयर्स ऑफ परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट विल बी। हमको बोल रहा है गुडविल एट 2 ईयर परचेज। बताओ तो एवरेज प्रॉफिट मेथड का गुडविल है कि नहीं है? हम आप लोगों को एवरेज प्रॉफिट मेथड कितना अच्छा से पढ़ाए थे। अगर फॉर्मूला बोल रहा है तो सबसे पहले निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर। तो जोड़ दो, 6,000 और 13,000 19,000, 19,000 और 8,000, टोटल एवरेज प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट हो गया 27,000।
डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, 3 साल है, 3 से डिवाइड कर देंगे तो 9 तिया 27, 9,000 रुपया आया एवरेज प्रॉफिट। अब हम लोग निकालेंगे देयरफॉर गुडविल इज इक्वल टू, तो फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट जो आया है 9,000, उसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज जो यहाँ 2 साल है, 2 से मल्टीप्लाई करो तो 9 दूनी कितना हुआ 18। अब देखो तो ऑप्शन में 18,000 कहाँ पे है, 18, ये 81,000 हो गया, ये 27,000 हो गया, 9,000, 18,000। ठीक है, तो राइट आंसर होगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पढ़ाए हैं ये चीज, रुको अरे उठा दिए गलती से जी। ये भी सेम वही चीज क्वेश्चन है। देखो आगे क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है हम लोगों को, देखो क्वेश्चन पे बोल रहा है शेयर ऑफ गुडविल ब्राउट इन केस बाय न्यू पार्टनर इज कॉल्ड। एक नया पार्टनर को जब फार्म में एडमिट दे रहे हैं, वो अपने साथ जो गुडविल लेकर के आएगा उसको क्या बोलते हैं सर जी, तो न्यू पार्टनर जो गुडविल लेके आता है उसको प्रीमियम फॉर गुडविल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या बोला जाता है, प्रीमियम फॉर गुडविल। आया समझ में। नए साझेदार द्वारा ख्याति की राशि नगद लाने को क्या कहते हैं, अधिमूल्य कहते हैं। अधिमूल्य मतलब होता है प्रीमियम कहते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है इन हुज कैपिटल अकाउंट शुड बी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बी क्रेडिटेड टू द रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। जब एक पार्टनरशिप फर्म से कोई एक पार्टनर रिटायर करके जाता है तो उस समय जो भी प्रॉफिट है वो किस में क्रेडिट किया जाता है, तो सिंपल सा बात है ना, साझेदारों के अवकाश ग्रहण, हाँ जो भी प्रॉफिट होगा, मान लो अगर 3 पार्टनर था ए बी और सी, और मान लो सी फार्म से रिटायर होकर के चला गया और उस समय में फार्म का प्रॉफिट सपोज कर लो आपका 20,000 रुपया था, तो भाई साहब ये 20,000 सबको मिलेगा, ये 20,000 ए को भी मिलेगा, ये 20,000 बी को भी मिलेगा, ये 20,000 सी को। ए नहीं कि ये सी रिटायर हो रहा है तो उसको नहीं मिलेगा, सबको मिलेगा। किस रेशियो में, जो उन लोगों का ओल्ड रेशियो होगा उसमें मिलेगा। इन द ओल्ड रेशियो ऑफ द ओल्ड पार्टनर, हर पार्टनर को किस रेशियो में मिलेगा, ओल्ड रेशियो में मिलेगा। ठीक है, देखो हिंदी में भी वही बोल रहा है, साझेदारों के अवकाश ग्रहण करने पर संचित लाभों को किसके पूंजी खाते में जमा करने चाहिए, सभी साझेदारों के पूंजी खाते में जमा होना चाहिए। देखो ये भी एक हम लोगों का न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो गया। एक्स वाई एंड जेड आर इक्वल पार्टनर्स इन ए फार्म। एक्स वाई जेड फार्म में इक्वल पार्टनर है। जेड रिटायर फ्रॉम द फार्म, जेड फार्म को छोड़ के चला गया, रिटायर हो गया। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एक्स एंड जेड इतना हो गया। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी, ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उन लोगों का क्या होगा, क्या बोला गया है, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन एक्स एंड वाई, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी। देखो हैं ऐसे दे दिया भाई, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन एक्स एंड वाई, जेक्स रिटायर फ्रॉम द फार्म, यही होगा 1:2 ही होगा। एक्स वाई जेड 3 पार्टनर था, एक्स वाई जेड, तो इन लोगों का ओल्ड रेशियो क्या था, इक्वल, यानी 1:1। कौन रिटायर हो गया बोल रहा है, जेड रिटायर हो गया, तो चलो जेड को रिटायर कर दो, एक्स वाई जेड, जेड का शेयर हो जाएगा ये 1/3। जेड रिटायर होने के बाद कौन कौन बच गया, जेड के बाद एक्स और वाई बच गया, तो एक्स और वाई का न्यू रेशियो कितना हो गया है, 1:2 हो गया। इन लोगों का कौन सा रेशियो, न्यू रेशियो ना, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, तो भाई सिंपल सा बात है, जो न्यू रेशियो होगा वही तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, तो न्यू रेशियो जो होगा वही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन एक्स एंड वाई इतना हो गया, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी, ठीक है। अगर ये न्यू रेशियो हो गया और हम लोग अगर गेनिंग रेशियो निकालते हैं तो गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है। पहले एक्स का न्यू रेशियो, एक्स का 1/3 हो जाएगा, माइनस ओल्ड रेशियो 1/3, तो 3 हो जाएगा, तो 1 - 1 यानी कि 0। इसके बाद कौन रिटायर हुआ है, जेड, वाई का निकालेंगे तो वाई का ओल्ड न्यू रेशियो 2/3 माइनस ओल्ड रेशियो 1/3, तो घट जाएगा, 3 होगा, 2 - 1 यानी कि 1/3। ओहो, तब तो सिर्फ जो है गेन कर रहा है हम लोगों का, सिर्फ वाई गेन कर रहा है। ऑप्शन में ढूंढो तो बोल रहा है कहीं सिर्फ वाई गेन कर रहा है, ये नहीं, ये नहीं, देखो ये देखो डी नंबर पे है, ठीक ना, वाई गेन कर रहा है। कौन गेन कर रहा है, ये देखो यहाँ पे वाई गेन कर रहा है 1/3 से, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा 1/3। हो गया, चलो सेम वही क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है तो इंग्लिश से ही सोल्व करेंगे, हिंदी से तो सोल्व करने का भाई। चलो आगे बोल रहा है क्वेश्चन पे, A, B and C are partners sharing profit in the ratio of 2:2:1. Goodwill is valued at rupees 30,000. 30,000 गुडविल है। B रिटायर हो गया है फार्म से उस समय। फाइंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ A and B in compensation of ratio 1:3। देखो सिंपल बात है, ये बोल रहा है कि 3 पार्टनर था, A, B और C, ठीक है। रेशियो था इन लोग का 2:2:1।
फार्म से रिटायर होकर के चला गया बी। अब अगर बी रिटायर होके जा रहा है तो बी का शेयर देखो ए बी का शेयर 2/5 होगा। अब जो ये बी रिटायर हो रहा है उस समय टोटल फार्म का गुडविल कितना है 30,000 टोटल फार्म का गुडविल है। तो यहां से चलो ना शेयर ऑफ बी निकालते हैं कि से गुडविल बी का कितना होगा। तो 30,000 में बी का गुडविल होगा 2/5। तो काट देंगे तो ये मेरा 6 बार में कट जाएगा, 6 दूनी 12, 12,000 गुडविल आया बी का। इसी 12,000 गुडविल का पैसा कौन देगा ए और सी, किस रेशियो में देगा 1:3 में। तो बोल रहा है ए कितना देगा और बी कितना देगा 1:3 के रेशियो में देगा ये दोनों। तो यानी ये जो 12,000 है और ये जो 12,000 है उसमें ए कितना देगा 1/3 का मतलब 1/4 और बी कितना देगा बी देगा 3/4। अब जब 4 से काटेंगे 12 को तो 3 बार में, यानी ये देगा 3,000 और ये कितना कंपनसेट करेगा 9,000। टोटल फार्म का गुडविल भले ही 30,000 है लेकिन वहां से हम लोग बी का शेयर काटे तो बी का शेयर आया गुडविल का 12,000। इसी 12,000 को कंपनसेट करेगा ए और बी ये गेनिंग रेशियो में, ठीक है। तो 3,000 और 9,000 ऑप्शन में ढूंढो, कहीं 3,000 9,000 है। हाँ ये देखो 3,000 9,000 है ऑप्शन नंबर डी पे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है आपका ऑन द रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर द प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी शुड बी क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट। जब कोई पार्टनर फर्म से रिटायर हो रहा है तो उस समय में रिवैल्यूएशन अकाउंट में एसेट और लायबिलिटी से जो भी प्रॉफिट एंड लॉस आया वो किसको देंगे। तो सर वो सभी पार्टनर को ओल्ड रेशियो में देंगे, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में, सभी पार्टनर को देंगे ओल्ड रेशियो में, ठीक है। इन द ओल्ड रेशियो शेयरिंग प्रॉफिट टू ऑल पार्टनर। हाँ बिल्कुल ओल्ड रेशियो में सभी पार्टनर के बीच बांट देंगे क्योंकि उसमें सभी का हिस्सा होगा, उसका भी जो रिटायर कर रहा है सबका, ठीक है। बच्चा लोग हिंदी में भी देखो वही क्वेश्चन है, सभी पार्टनर को मिलेगा। और हम सजेस्ट करेंगे कि आप लोग अभी से प्रैक्टिस करो कि कम से कम अकाउंटेंसी का जो क्वेश्चन होगा ना वो कम से कम इंग्लिश में सोल्व करो, ठीक है ना। हिंदी में सोल्व करोगे तो कई सारा वर्ड आपको खुद भी नहीं समझ में आएगा। आगे बोल रहा है देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है ऑन रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर द कैपिटल अकाउंट ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर विल बी क्रेडिटेड टू। जब पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर रिटायर करता है तो किसके अकाउंट को क्रेडिट करेंगे तो उसके नाम का जो गुडविल होगा, किसका, उसके नाम का जो गुडविल होगा उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं, ठीक है। इसी का तो जर्नल एंट्री बनता है रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे दे दिए हैं, ठीक है ना। बोल रहा है राहुल कॉमर्स एकेडमी टेलीग्राम चैनल पे दे दिए हैं सब सब्जेक्ट का पीडीएफ, अगर चाहो तो देख लेना। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इज कैलकुलेटेड, किस समय हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का मतलब समझ लो गेनिंग रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का मतलब गेनिंग रेशियो, लाभदायकता अनुपात या लाभालाभ अनुपात। हम लोग गेनिंग रेशियो कब निकालते हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। याद रखना एडमिशन के टाइम में सेक्रीफाइस रेशियो का काम होता है। एडमिशन के समय में कौन सा रेशियो का काम होता है सेक्रीफाइस रेशियो का। ऑन रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, हाँ रिटायरमेंट के टाइम में हम लोग काम करते हैं गेनिंग रेशियो का, यानी कि इसमें हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का काम करते हैं। किसके समय में रिटायरमेंट के समय में, किसके समय में रिटायरमेंट के समय में, ठीक है। लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना कब की जाती है किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर। देखो ये भी हम लोगों का न्यूमेरिकल ही है, हाँ न्यूमेरिकल है ए बी एन सी न्यूमेरिकल है तो थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं। हाँ देखो भाई तुम काहे आ जाता है बार बार इधर। ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3:2। ए रिटायर फाइंड, अरे भाई इसका आंसर तो देख के बता सकते हो। 3 पार्टनर है ए बी और सी, रेशियो है इन लोगों का 5:3:2। कौन रिटायर हो गया ए, तो जो रिटायर हो रहा है उसका शेयर को छुपा दो, छुपा दिए हटा दिए तो ए रिटायर हो गया, फिर बी और सी का क्या बच गया 3:2 बच गया, तो यही 3:2 उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देख के आंसर बता सकते हो। चलो आगे आते हैं क्वेश्चन पे। आगे क्वेश्चन पे बोल रहा है एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:2। वाई रिटायर हो गया, ठीक है। एंड एक्स टेक 1/10 ऑफ वाई फ्रॉम वाई एंड जेड टेक्स, अच्छा इसमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ थोड़ा निकालते हैं हम लोग, जगह भी इतना छोटा है ना, ठीक है। चलो तो ओल्ड रेशियो है यहाँ लिख देते हैं हम लोग, हाँ ओल्ड रेशियो है ऑफ एक्स वाई एंड जेड। क्या है ओल्ड रेशियो देखो तो 5:3:2, ठीक है। अच्छा अगर हम 5:3:2 हो गया, इसके बाद कौन रिटायर हो रहा है, बोल रहा है वाई रिटायर हो रहा है। तो जब वाई रिटायर होगा एक्स वाई जेड, देखो ये बीच वाला वाई है तो ये 3 उतर जाएगा, 3/10 हो जाएगा, उतर गया। और एक्स कितना ले लिया वाई से, एक्स ले लिया है उसका कितना 1/10 ले लिया,
क्लियर है? इसके बाद कौन सा रेशियो बोल रहा है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओहो, छोड़ो ना, उतना क्या माथा खराब कर रहे हैं। एक्स कितना लिया है? 1/10 लिया है। जेड कितना लिया है? 1/5 लिया है। ठीक है ना, कंपेयर कर दो डायरेक्ट। अब कंपेयर कर देंगे तो देखो एलसीएम यहाँ पे 10 आएगा। 10 1 जा 10, एक बार में कटेगा, ये कट के 2 आएगा, यानी 1:2। ढूंढो तो 1:2 कहीं पे है क्या है? न्यू प्रॉफ ओहो, देन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी, न्यू प्रॉफिट रेशियो बोल रहा है ना, ठीक है। वहां तक हो गया है, देखो वहां तक रुको, वहां तक हो गया है। अब हम लोग इसका निकालेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो। सबसे पहले ए का ओल्ड रेशियो देखो यहां से निकलेगा 5/10, 5/10 प्लस गेनिंग, कितना गेन हुआ इसको? 3/10, 3/10। तो एलसीएम लेंगे, नीचे 10 हो जाएगा, 5 और 3 8/10। अब निकालेंगे बी तो रिटायर हो गया ना, सी का। तो सी का ओल्ड रेशियो देखो यहां से 2/10 था, प्लस इसको गेन कितना हुआ? 1/10, 1/10 कंपेयर करेंगे तो 3/10 हो जाएगा, 3/10। यानी कि हम लोगों का आ रहा है, अरे कैसे बना दिए भाई, एक सेकंड देना, एक सेकंड देना। तो देखो गलती थोड़ा सा हम लोगों का यहाँ हो गया ना, हम यहाँ मान ही गलत लिए थे। यहाँ देखो न्यू रेशियो बोला है तो ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो, पहले एक्स का ओल्ड रेशियो देखो, एक्स का ओल्ड रेशियो यहाँ से 5/10 आ गया, प्लस गेनिंग रेशियो ना, यही तो गेनिंग रेशियो गलत लिख रहे हैं। एक्स कितना शेयर टेकन कर रहा है भाई? 1/10 ना, 1/10 टेकन किया तो 5 और 1 6/10 हो जाएगा। अब जब निकालेंगे हम लोग जेड का, तो जेड का ओल्ड रेशियो यहाँ से 2/10 आएगा, प्लस जेड गेन कितना से किया है? ये देखो ये 1/5 टेकन किया है, तो ये नीचे एलसीएम 10 आ जाएगा, तो ऊपर 2 और 2 4 हो जाएगा। यानी एक एक्स का आया है 6/10 और जेड का आया है 4/10, 10 10 हट जाएगा, 6 और 2 छोटा हो जाएगा, तो 6 और 2 छोटा हो जाएगा ना, तो आएगा 3:2, 3:2। ऑप्शन में देखो तो 3:2 कहीं पे है, 3:2 है ऑप्शन सी पे। टेंशन नहीं लो, ये सब रिटायरमेंट का क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन हम आप लोगों को पढ़ाएंगे मंडे से, जो क्लासेस स्टार्ट करेंगे ना हम, उसमें हम आप लोगों को समझाएंगे ये सब। देखो आगे बोल रहा है क्वेश्चन पे, व्हेन ए कंपनी इशू शेयर एट अ प्रीमियम, अमाउंट ऑफ प्रीमियम में बी रिसीव्ड इन एप्लीकेशन इन रिसीव्ड। सिंपल सा बोल रहा है, जब एक कंपनी मार्केट में एप्लीकेशन बेच रहा है, एक कंपनी मार्केट में जब शेयर इशू कर रहा है और शेयर इशू किया है वो प्रीमियम पे, तो प्रीमियम का पैसा वो उसको क्या से मिलेगा? तो सर प्रीमियम का पैसा उसको एप्लीकेशन के साथ भी मिल सकता है, अलॉटमेंट के साथ भी मिल सकता है, कॉल्स कॉल्स में चाहे वो फर्स्ट कॉल हो या कॉल में सेकंड कॉल हो, सबसे मिल सकता है, यानी इनमें से सबके द्वारा उसको मिलेगा। हिंदी में भी देखिए वही चीज बोल रहा है, जब कोई कंपनी प्रीमियम पर अंश जारी करती है तो कंपनी द्वारा प्रीमियम की राशि प्राप्त की जा सकती है सभी में। ठीक है, आवेदन राशि से भी मिल सकता है, आवंटन में भी, कॉल्स में भी, सबके साथ मिल सकता है। आगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इजी है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट होता है, और अगर आपको शेयर अलॉटमेंट अकाउंट पूछेगा बोर्ड में, मान लो, तो याद रखना शेयर अलॉटमेंट अकाउंट भी एक पर्सनल अकाउंट होता है। ठीक है, बोल रहा है अंश आवेदन खाता कौन सा खाता है? व्यक्तिगत खाता होता है। आगे ए जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एक कंपनी क्या होता है? तो ए जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, ए आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। एक संयुक्त पूंजी कंपनी क्या होता है? एक कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति होता है। क्या होता है? एक कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति होता है। वैधानिक मतलब होता है कानून, कानून के द्वारा निर्मित एक व्यक्ति होता है। यही तो कंपनी का डिफिनेशन है ना। देखो बोल रहा है क्वेश्चन पे, सिक्योरिटी प्रीमियम इन शो अंडर विच हेड ऑफ द बैलेंस शीट। जब हम लोग बैलेंस शीट में सिक्योरिटी प्रीमियम दिखाते हैं तो उसको इनमें से किस हेड के अंदर में दिखाते हैं? तो रिजर्व एंड सरप्लस के नीचे हम लोग दिखाते हैं आपका किसको? सिक्योरिटी प्रीमियम को, रिजर्व एंड सरप्लस के नीचे बैलेंस शीट में। बोला बोला जा रहा है आपका प्रतिभूति प्रीमियम को तुलन पत्र में किस मत के अंदर दर्शाया जाता है? तो संचय और अधिशेष के अंदर दर्शाया जाता है। आगे शेयर में भी इशूड, एक कंपनी जो है वो शेयर को इशू कर सकता है आपका एट पार में, और दूसरा इशू कर सकता है एट प्रीमियम में, और कंपनी को डिस्काउंट में शेयर इशू करने से मना किया गया है, यानी कंपनी डिस्काउंट में शेयर को इशू नहीं कर सकता है। ये एट पार करता है सेक्शन 51 में, एट प्रीमियम करता है सेक्शन 52 में, और एट डिस्काउंट करता है सेक्शन 53 में। ठीक है, तो एक कंपनी एट पार एट प्रीमियम दोनों में इशू कर सकता है, यानी राइट आंसर होगा हम लोगों का बी। अंश जारी किया जा सकता है समता में भी और प्रब्याजी में भी, यानी दोनों में जारी किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है हम लोग का, कैपिटल इंक्लूड इन द लाइबिलिटीज
लाइबिलिटीज ऑफ ए कंपनी इज कॉल्ड, एक कंपनी का कैपिटल को मतलब किस तरीके का कंपनी कैपिटल को अपना लाइबिलिटी मानता है? तो सिंपल बात है, जो कंपनी मार्केट में शेयर बेचता है एक तरीके से उस शेयर पे जो उसको पेड अप कैपिटल मिलता है, कंपनी उसको अपने लिए एक तरीके से लाइबिलिटी ट्रीट करता है, पेड अप कैपिटल को। कौन से कैपिटल को? पेड अप कैपिटल को। ठीक है, एक कंपनी देनदारों में शामिल पूंजी क्या करता है? तो जो पेड अप कैपिटल होता है, प्रार्थिक पूंजी, सी नंबर उसको। आगे क्वेश्चन पे बोल रहा है व्हेन शेयर्स आर फॉरफिटेड द शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड विथ। जब हम लोग शेयर कैपिटल अकाउंट करते हैं, यानी जो जर्नल बनाते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू शेयर कॉल्स इन एरियर अकाउंट, तो वो जो शेयर फॉरफिटेड को डेबिट करते हैं उसको कौन सा अमाउंट से मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं? तो मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं कोल्ड अप शेयर से। किससे मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं? कोल्ड अप शेयर से। कंपनी जितना शेयर कोल्ड अप करे रहता है उससे दिखाते हैं। ठीक है, कोल्ड अप से। अगर आप लोग पढ़े होंगे इसको तो थोड़ा सा मेरा बात को ध्यान देना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जब अंश को जब्त किया जाता है तो अंशधारियों को किसके डेबिट किया जाता है? तो जो कंपनी कोल्ड अप करता है उसमें दिखाया जाता है। ठीक है, कोल्ड अप में दिखाया जाता है, जो याचित करता है कंपनी। इफ द लॉस ऑन री इश्यू ऑफ शेयर इज लेस देन द अमाउंट ऑफ फॉरफिटेड द सरप्लस और फॉरफिटेड इज ट्रांसफर टू। भाई साहब सिंपल बोल रहा है, जब हम लोग कभी भी शेयर को फॉरफिटेड करेंगे और फॉरफिटेड करने के बाद चाहे शेयर का पैसा ज्यादा हो या कम हो, तो फॉरफिटेड का अमाउंट को कहां ट्रांसफर करते हैं? तो याद है, फॉरफिटेड करने के बाद एक लास्ट में जर्नल एंट्री बनाते होंगे आप लोग, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कैपिटल रिजर्व अकाउंट में भेजते हैं सरप्लस यानी प्रॉफिट को। ठीक है, कहां भेजते हैं? कैपिटल रिजर्व में भेजते हैं। वही बोल रहा है, यदि अंशों को पुनर्निर्गमन पर हानि जब्त की राशि से कम हो तो अधिशेष या लाभ को हस्तांतरित किया जाता है पूंजीगत संचय में। आगे क्वेश्चन पे बोल रहा है डिस्काउंट अलाउड ऑन री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज डेबिटेड टू। जब हम लोग शेयर को री इश्यू कर रहे हैं डिस्काउंट में, तो किस चीज को डेबिट करते हैं? तो अगर आपको याद है, री इश्यू करते हैं तो जर्नल एंट्री क्या बनाते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो बोला डेबिट किसको करते हैं? तो भाई डेबिट दो चीज होगा, बैंक और फॉरफिटेड। ऑप्शन में देखो, बैंक दिखा नहीं दिखा, फॉरफिटेड दिखा, हाँ सर फॉरफिटेड दिखा, तो राइट आंसर होगा आपका फॉरफिटेड। इसी फॉरफिटेड के लिए डिस्काउंट दिखाते हैं, क्योंकि सेबी मना किया है ना कंपनी को कि तुम डिस्काउंट में इशू नहीं करेगा, तो कंपनी को बस ठगने के लिए हम लोग क्या दिखाते हैं वहां पे? फॉरफिटेड दिखाते। फॉरफिटेड के जगह सॉरी डिस्काउंट के जगह फॉरफिटेड दिखाते। ठीक है, हिंदी में भी देखो यही क्वेश्चन है। बोला गया है शेयर होल्डर गेट्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, शेयर होल्डर को शेयर के बदले क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है। शेयर के बदले क्या मिलता है? डिविडेंड। और इंटरेस्ट किसमें मिलता है? तो बता देते हैं, इंटरेस्ट मिलता है डिवेंचर्स के बदले। इंटरेस्ट किसके बदले मिलेगा? उसको डिवेंचर्स के बदले मिलेगा। किसके बदले? डिवेंचर्स। और याद रखना, शेयर होल्डर्स, ये जो हम लोगों का शेयर होल्डर होता है वो कंपनी का ओनर होता है, और डिवेंचर्स होल्डर कंपनी का क्रेडिटर्स होता है। क्या होता है? क्रेडिटर्स। डिवेंचर्स भी कई टाइप का होता है, शेयर भी कई टाइप का होता है, बेसिकली दो टाइप का होता है, एक प्रेफरेंस शेयर और एक इक्विटी शेयर। हम स्टार्ट करेंगे ना अकाउंटेंसी पढ़ाने, हम सबसे पहले आप लोगों को यही सब बताएंगे उस समय। तो यही बोल रहा है, देखो यहाँ पे कि अंशधारियों को क्या मिलता है भाई साहब? तो अंशधारियों को क्या मिलता है? लाभांश मिलता है, और ऋण पत्रधारियों को ब्याज मिलता है। तो अंशधारियों का बात किया तो लाभांश मिलेगा, ब्याज का बात करेगा तो ब्याज किसको मिलेगा? ऋण पत्रधारियों को मिलेगा। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट बोल रहा है क्वेश्चन पे, इफ इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 इज इशूड एट ₹12 इट इज कॉल्ड। यानी जब हम लोग 10 रुपया का शेयर को मार्केट में 12 रुपया में बेचे तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ज्यादा में बेचे। ज्यादा में बेचे मतलब इशूड एट प्रीमियम, ज्यादा में बेचे। और अगर 10 का शेयर को 10 में बेचते तो उसको बोलते एट पार में बेचे। और अगर 10 का शेयर को इससे कम 8 में बेचे तो ये कहलाता है डिस्काउंट। जितना का शेयर है उतना ही फेस वैल्यू पे बेचेंगे, एट पर होगा। जितना फेस वैल्यू है उससे ज्यादा पे बेचेंगे, एट प्रीमियम होगा। जितना फेस वैल्यू है उससे कम पे बेचेंगे, एट डिस्काउंट होगा। लेकिन कंपनी डिस्काउंट में शेयर को इशू नहीं करता है, क्योंकि कंपनी को मना कौन किया है? सेबी अंकल, ये जो सेबी चाचा है ना, सेबी चाचा मना किया है कंपनी को, इसलिए कंपनी डिस्काउंट में शेयर को इशू नहीं करता है। जस्ट फॉर ए गाइडलाइन इशूड बाय द सेबी ऑन द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, द मैक्सिमम कैपिटल बियॉन्ड विच ए कंपनी इज नॉट अलाउड टू रेज फंड बाय इशू ऑफ शेयर्स इज कॉल्ड। यानी वो पूंजी जिससे आगे जाके या जिससे अधिक
कंपनी मार्केट में शेयर कैपिटल इशू नहीं कर सकता है, दैट इज कॉल्ड अथोराइज्ड कैपिटल। इसी को अथोराइज्ड कैपिटल बोलो, या इसी को रजिस्टर्ड कैपिटल बोलो, या इसी को नॉमिनल कैपिटल बोलो, एक ही चीज होता है। कंपनी इससे ज्यादा कभी भी मार्केट में शेयर इशू नहीं कर सकती है। ठीक है, बोल रहा है अधिकतम पूंजी जिसके आगे किसी कंपनी को शेयर जारी करके धन जुटाने की अनुमति नहीं होती है, वो कहलाता है अधिकृत पूंजी। क्या कहलाता है? अधिकृत पूंजी, या इसी को बोलते हैं पंजीकृत पूंजी। पंजीकृत पूंजी यानी रजिस्टर्ड कैपिटल, और इसी को बोलते हैं नॉमिनल कैपिटल यानी कि नाम मात्र पूंजी। ठीक है सर जी, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है डिविडेंड आर यूजुअली पेड ऑन। तो भाई डिविडेंड जो है वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ आपका पेड अप कैपिटल पे पेड होगा। पब्लिक जो पैसा का जो शेयर का पैसा पेड कर दिया उसी पे हमेशा पेड होगा। ठीक है, आगे लाभांश आमतौर पर भुगतान किया जाता है किस पे? जो वो पेड कर चुका है। ठीक है, पूर्णदत्त पूंजी, जिसको वो पैसा दे चुका है उस पे पेड होगा। आगे देखो ये भी क्वेश्चन इजी है। बोल रहा है कि रमन लिमिटेड है जो 10,000 शेयर इशू 10,000 डिवेंचर इशू किया है 10% इंटरेस्ट रेट के साथ, और 100 रुपया फेस वैल्यू था, और उसको प्रीमियम पे इशू किया 10 रुपया में। तो बोल रहा है क्रेडिट कितना रुपया करेंगे? तो सिंपल बात है सर, कितना का डिवेंचर था? 10,000 का। डिवेंचर का फेस वैल्यू कितना था? 100 था। तो मारो ना 10,000 पे कितना जीरो बैठ जाएगा? और 2 जीरो, यानी देखो इकाई 10 पे 1 2 3 4 5 6 जीरो, ढूंढो 1 2 3 4 5 6 जीरो, हो गया, इसका ये आंसर होगा। ठीक है, वही चीज बोल रहा है, सेम वही क्वेश्चन है, पढ़ लेना हिंदी वाले बच्चे लोग और देख लो वही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है द डिवेंचर होल्डर्स आर, हम अभी समझाए थे, एक डिवेंचर होल्डर कंपनी से पैसा उधार लेने वाला होता है, यानी क्रेडिटर्स ऑफ ए कंपनी। याद रखना, ओनर कौन होता है? ओनर होता है इक्विटी शेयर होल्डर। और पता है रियल ओनर कौन होता है? रियल ओनर होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, रियल ओनर, हालांकि ओनर तो शेयर होल्डर होगा लेकिन रियल ओनर इक्विटी शेयर। ऋण पत्रधारी कंपनी के आमतौर पे क्या होते हैं? कंपनी के लेनदार होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, कंपनी के लेनदार होते हैं। बोल रहा है ए डिवेंचर होल्डर इज एंटाइटल, एक डिवेंचर होल्डर को किस चीज का अनुमति रहता है? तो ऑप्शन नंबर ए फिक्स डिविडेंड। डिवेंचर को फिक्स डिविडेंड हाँ मिलता है। शेयर इन प्रॉफिट, शेयर इन प्रॉफिट इसको नहीं मिलता है, शेयर इन प्रॉफिट मिलता है शेयर कैपिटल को। वोटिंग राइट्स इक्विटी शेयर कैपिटल को मिलता है। इंटरेस्ट एट फिक्स रेट, ओहो डिविडेंड नहीं मिलता है जी, माफ करना, डिविडेंड तो शेयर्स में मिलता है ना। हाँ, इंटरेस्ट एट फिक्स रेट मिलता है। डिवेंचर होल्डर को क्या मिलता है? इंटरेस्ट एट फिक्स रेट। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। बोल रहा है क्वेश्चन पे एक ऋण पत्र धारक को क्या मिलता है? निश्चित दर से ब्याज मिलता है। क्वेश्चन नंबर 36 पे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी। तो जब कभी भी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो याद रखना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट यानी कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, ये दोनों ही मेरा कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होता है। लेजर नहीं होता है, लेजर नहीं होता है, अकाउंटिंग साइकिल में लेजर नहीं आता है इसमें। ठीक है, लेजर तो पहले ही बन चुका होता है। कंपनी में क्या नहीं आता है? लेजर खाता आपका नहीं आता है। Which of the following assets is not shown under the head of fixed assets in the balance sheet? फिक्स एसेट में किसको नहीं दिखाते हैं? चलो गुडविल, ये तो होता है इंटेंजिबल फिक्स एसेट। बिल्डिंग्स, ये भी इंटेंजिबल फिक्स एसेट होता है। व्हीकल्स, ये भी इंटेंजिबल होता है। लेकिन ये बिल्स रिसेबल, ये हम लोग का बिल्स रिसेबल करेंट एसेट होता है। क्या होता है? करेंट एसेट। और अगर ये करेंट एसेट है तो इसको बैलेंस शीट के करेंट एसेट में दिखाएंगे, फिक्स एसेट में नहीं दिखाएंगे। तो राइट आंसर होगा बी। ठीक है, वही देखो सेम क्वेश्चन है, हम लोग का राइट आंसर होगा प्रपय विपत्र यानी कि बिल्स रिसेबल। ठीक है, आया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोला गया है बैलेंस शीट ऑफ कंपनीज में बी प्रिपेयर्ड इन। कंपनी का बैलेंस शीट देखो, पहले कंपनी का बैलेंस शीट हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बनता था 2013 कंपनी अधिनियम आने से पहले। लेकिन अब जब से इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 आया तब से कंपनी सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल फॉर्म बैलेंस शीट बनाती है। क्या बनाती है? तब से कंपनी सिर्फ वर्टिकल फॉर्म बैलेंस शीट मेरा बनाती है, उसके अलावा कुछ नहीं। हॉरिजॉन्टल फॉर्म बैलेंस शीट पार्टनरशिप बनाता है। कंपनी के आर्थिक चिट्ठे को तैयार किया जाता है सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल में। वर्टिकल को हिंदी में क्या बोला गया भाई? क्षैतिज नहीं, स्तंभ, लंबवत में। ठीक है, लंबवत में। आगे बोला गया है बोला जा रहा है क्वेश्चन पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर डॉट प्रोडक्शन ऑफ द अकॉर्डिंग प्रोसेस। देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबसे लास्ट में बनाया जाता है। लास्ट का मतलब होता है सबसे एंड में, क्योंकि अगर एक बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन गया इसका मतलब है कि 1 साल का पूरा अकाउंटिंग को कंप्लीट कर दिया गया है, इसके बाद कुछ नहीं बनेगा।
इसलिए हमेशा याद रखना फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमेशा एंड में लास्ट में बनाया जाता है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द करेंट लाइबिलिटीज इंक्लूडिंग, यहां से कौन सा करंट लाइबिलिटी में शामिल होता है, चलो देखते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर, हाँ करंट लाइबिलिटी है ये। अनपेड डिविडेंड, हाँ ये भी करंट लाइबिलिटी है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, हाँ ये भी करंट लाइबिलिटी है। ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी मेरा करंट लाइबिलिटी होता है। चालू दायित्व में शामिल होता है, विविध लेन देन होता है, ना चुकाया गया लाभांश, अल्पकालीन ऋण सब होता है इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। बस हो गया, इतना ही क्वेश्चन था। अकाउंटेंसी में भी कोई खास उतना ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा था। बस अगर आप थोड़ा बहुत भी बुक से भी अगर आप बेसिक पढ़े होते इसका तो समझ में आ जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट बार बार कमेंट करके पूछ रहे कि सर अकाउंटेंसी कब से स्टार्ट करोगे, तो घबराओ नहीं, अकाउंटेंसी 7 अक्टूबर से, जो मंडे आ रहा है ना 7 अक्टूबर से, पर डे इवनिंग में 7 बजे अकाउंटेंसी का वीडियो आएगा। और हाँ, अकाउंटेंसी का वन शॉट वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो बहुत लंबा बनेगा, इसलिए अकाउंटेंसी का हम सबसे पहले पार्ट बी में चैप्टर्स को उठाएंगे और सबसे पहले हम लोग केस फ्लो स्टेटमेंट पढ़ेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में केस फ्लो स्टेटमेंट से 5 नंबर का एक क्वेश्चन पूछेगा। तो जो चैप्टर छोटा होगा, जो चैप्टर सबसे ज्यादा नंबर का होगा, पहले हम लोग उसी को कंप्लीट करेंगे ताकि कम समय में ज्यादा सिलेबस कंप्लीट हो और कम समय में ज्यादा मार्क्स हम लोग का तैयारी हो जाए, ठीक है। क्योंकि अगर पार्टनरशिप स्टार्ट करेंगे तो वो बहुत लंबा समय ले लेगा क्योंकि बड़ा लंबा है। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे केस फ्लो स्टेटमेंट, फिर स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग रेशियो, फिर आएंगे हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस पे, कंपैरेटिव कॉमन साइज स्टेटमेंट, फिर आएंगे शेयर डिवेंचर, और लास्ट में हम लोग एंटर करेंगे दिसंबर महीना में, लास्ट में एंटर करेंगे हम लोग पार्टनरशिप में। बस इतना ही तो पढ़ना है, गुडविल तो ऑलरेडी पढ़ा ही दिए हैं, हम खत्म कर देंगे, टेंशन नहीं लो। 5-7 तारीख से वीडियो आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर।